बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूपी टीजीटी और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम आज की हमारी क्लास नंबर 43 में दो अहम दास्तानों के बारे में पढ़ेंगे। करबल कथा और रानी केतकी की कहानी, इन दोनों के बारे में तफसील से जानेंगे और इनसे मुताल्लिक अहम सवालात भी हल करेंगे। तो आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बताइए कि उर्दू नस्र की सबसे कदीम दास्तान जो कि शुमाली हिंद में लिखी गई वो कौन सी है? तो करबल कथा अब तक की तहकीक के मुताबिक शुमाली हिंद में उर्दू नस्र की कदीम तरीन किताब है। अच्छा, ये कब और किसकी फरमाइश पे लिखी गई? तो करबल कथा को फजल अली फजली ने नवाब शरफ अली ख़ान की फरमाइश पे लिखा था। कब लिखा था? 1145 मुताबिक 1732-33 में लिखा था। किस बादशाह के अहद में, किस बादशाह के ज़माने में लिखा था? तो मोहम्मद शाह बादशाह के ज़माने में लिखा था। और कहाँ लिखा था? तो कदम शरीफ, दरगाह कदम शरीफ यानी कि दिल्ली में ये किताब लिखी गई। तो करबल कथा कहाँ लिखी गई? दिल्ली में लिखी गई। अच्छा, ये किस किताब का तर्जुमा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ये जो करबल कथा है मुल्ला वायद हुसैन कासफी की किताब रौज़तुश शुहदा का तर्जुमा है। मौलवी करीमुद्दीन का तज़किरा आपको याद रखना है, पूछा जाता है। मौलवी करीमुद्दीन ने सबसे पहले अपने तज़किरे तबक़ातुश शोराए हिंद के ज़रिए करबल कथा को अहले इल्म के दरमियान मुतारिफ़ कराया था। तो करबल कथा के बारे में सबसे पहले किसने बात की? मौलवी करीमुद्दीन ने अपने तज़किरे तबक़ात शोराए हिंद में बात की। फजल अली फजली ने अपनी इस किताब पर नज़र सानी कब किया? तो फजल अली फजली ने करबल कथा पर नज़र सानी 1161 बमुताबिक 1748 में अहमद शाह के ज़माने में किया। करबल कथा फजली ने किसी अदबी मकसद से नहीं लिखा था, बल्कि ये मजहबी ज़रूरत के पेश नज़र लिखा था। हुआ यूँ कि मुहर्रम में वायद हुसैन कासफी की जब रौज़तुश शुहदा को पढ़ा जाता था मजलिसों में, तो वहाँ पे औरतें भी होती थीं और औरतें फ़ारसी नहीं समझ पाती थीं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए नवाब शरफ अली ख़ान की फरमाइश पे फजली ने इसको उर्दू में आज़ाद तर्जुमा कर दिया ताकि आम लोग भी इसको समझ सकें। तो ये किताब अदबी मकसद से नहीं बल्कि मजहबी ज़रूरत के पेश नज़र लिखी गई। फजली ने अपने तर्जुमे का नाम क्या रखा? ये जो उन्होंने मुल्ला वायद हुसैन कासफी की रौज़तुश शुहदा का आज़ाद तर्जुमा किया, तो इसका नाम इन्होंने क्या रखा? करबल कथा रखा। लेकिन डॉक्टर स्प्रिंगर और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसे कहा कि ये दह मजलिस है। ठीक है, दह मजलिस के नाम से डॉक्टर स्प्रिंगर और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसको मुतारिफ़ कराया। हमारे ज़माने में करबल कथा की बाज़याबी का शरफ़ किसे जाता है? तो प्रोफेसर मुख्तारुद्दीन को जाता है। उन्होंने करबल कथा को तोबनगन से हासिल किया था, जिसे स्प्रिंगर ने रखा था। करबल कथा को सबसे पहले प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने मुरतब करके शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानिब से मार्च सन 1961 में शाये कराया था। ठीक है, तो करबल कथा को सबसे पहले किसने शाये कराया? प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने। कब? मार्च 1961 में। अगले पॉइंट में चलते हैं और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने मुकदमे में अपने लिखा कि फजली की करबल कथा में एक मुकदमा है, 12 मजलिसें हैं और एक ख़ात्मा है। ठीक है, करबल कथा से मुताल्लिक़ ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने लिखा कि इसमें एक मुकदमा, 12 मजलिसें और एक ख़ात्मा है।
ऐसा ही करबल कथा के मुकदमा में फजली ने भी लिखा है। ठीक है, देखिए करबल कथा के शुरू में ही फातिहा के उन्वान से लगभग 10 मनकबतें हैं, लगभग नहीं एग्जैक्टली 10 मनकबतें हैं। किसके किसके शान में हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में, हज़रत हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शान में, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में और अइम्मा ताहरीन के शान में, और हज़रत इमाम मेहदी और शोहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम की शान में। ये 10 मनकबतें हैं करबल कथा के शुरू में फातिहा के उन्वान से। तो ये 10 मनकबतें हैं, इसमें आपको याद रखना है 12 मजलिसें हैं और 10 मनकबतें हैं करबल कथा में। अगले पॉइंट पे चलते हैं और करबल कथा की जो मजालिस हैं उनका उन्वान क्या है ये देखते हैं। तो करबल कथा की जो पहली मजलिस है वो विसाल आ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ है। जब करबल कथा पहली मजलिस शुरू करते हैं, फजली करबल कथा की पहली मजलिस, तो वो ये शेर कहते हैं कि इस मजलिस अव्वल में नबी का विसाल है, इस मजलिस अव्वल में नबी का विसाल है, जिस गम सुआज दोनों जहां पर मलाल है। यानी कि इससे साबित हो रहा है कि पहली मजलिस विसाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मबनी है। दूसरी मजलिस में वफ़ात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है बक़ौल फ़ज़ली। ये दूसरी जो मजलिस है सिवा इसमें सर बसर खैरुन्निसा के मरने का 11 हवाल है। तो खैरुन्निसा यानी कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तीसरी जो मजलिस है वो शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम पे मबनी है बक़ौल फ़ज़ली। ये मजलिस है तीसरी जिसमें शहादत अब शाह नजफ़ की है जिसे सोना मुहाल है। तो शाह नजफ़ कौन? हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं। चौथी मजलिस में हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत का ज़िक्र है। ठीक है, बक़ौल फ़ज़ली। चौथी है मजलिस आज की हर दिल के बाग में हज़रत हसन के मर्ग का गम नौनिहाल है। तो ये चौथी मजलिस में ये शेर शुरू में ही फ़ज़ली का आता है। देखिए ध्यान रखिएगा, हर मजलिस के शुरू में एक अरबी खुतबा होता है और उसके बाद मोतसिम के फ़ारसी मरसिए के बंद होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फ़ज़ली शुरू करते हैं और अपने अशार कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद छठी जो मजलिस है वो पाँचवीं जो मजलिस है वो शहादत हज़रत मुस्लिम पे मबनी है। पाँचवीं मजलिस के शुरू में फ़ज़ली ने इस तरह से लिखा है कि है मजलिस आज पाँचवीं मुस्लिम अकील की, है मजलिस आज पाँचवीं मुस्लिम अकील की, कूफे में जाना मरना शुरू के ताल है। तो ये इस तरह से पाँचवीं मजलिस शुरू होती है। छठी मजलिस फर्जंदान मुस्लिम से मुताल्लिक़ है। इससे रिलेटेड फ़ज़ली लिखते हैं कि इस छठी मजलिस में जो पढ़ता हुआ दरीग मुस्लिम के दोनों बच्चे गरीबों का हाल है। सातवीं मजलिस में अहवाले दस्ते करबला है। फ़ज़ली लिखते हैं कि ये मजलिस है सातवीं, तस्मे हुसैन का काबा से कूफा सफ़र और हुर का हाल है। यानी कि काबा से कूफा और फिर करबला, इस तरह से आप कह सकते हैं पूरे करबला के अहवाल का ज़िक्र सातवीं मजलिस में है। इसी तरह आठवीं मजलिस में हज़रत कासिम का ज़िक्र है। नौवीं में हज़रत अब्बास का ज़िक्र। 10वीं मजलिस में शहादत हज़रत अली अकबर बयान की गई है और 11वीं मजलिस में शहादत हज़रत अली असगर बयान की गई है और 12वीं मजलिस में शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। ठीक है, 12वीं मजलिस फ़ज़ली ने इन अशार से शुरू किया है कि पढ़ मजलिस 12वीं हज़रत हुसैन की, ए फ़ज़ल कुल नफ्स जिसमें हक़ में क़ाल है। अयारो आज हुसैन अली की रुखसत है, अयारो आज
हुसैन अली की रुखसत है, टक एक रोल किए वक्त वक्त फुर्सत है, कि ये वक्त फुर्सत है। तो इस तरह से आपने देखा कि फजली की जो करबल कथा है उसकी 12 की 12 मजलिसें जो हैं वो किसकी शान में या किसकी शहादत के ज़िक्र में लिखी गई हैं। करबल कथा के बारे में सभी अहम जानकारी आपने ले ली। इससे मुताल्लिक हम सवालात आगे आखिर में कराएंगे। अब हम रानी केतकी की कहानी को पढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी का खुलासा भी जानेंगे, किरदारों की पहचान भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले रानी केतकी की कहानी के जो खालिक हैं इंशाअल्लाह खां इंशा, इनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई पूछा जाता है। तो 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में ये पैदा हुए। 1817 ईस्वी में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। इनकी अदबी चश्मक थी किनसे? अक्सर पूछा जाता है कि इनकी अदबी चश्मक मुसहफ़ी से थी। ठीक है, चलिए अब इंशाअल्लाह खां इंशा के कारनामों की बात करते हैं। अब मैं आपको बताऊं इंशाअल्लाह खां इंशा के कारनामों की, तो नसरी तसानीफ़ में इनकी जो अहम किताब है वो दरियाए लताफ़त है। 1802 में इन्होंने लिखी। ये दरियाए लताफ़त जो है ये उर्दू ग्रामर की पहली किताब है। उर्दू कवायद की पहली किताब कौन? इंशाअल्लाह खां इंशा की दरियाए लताफ़त। इसमें उर्दू, सर्फ, नहव, उरूज़, काफ़िया, इल्म मानी, इल्म बयान जैसे मौज़ूआत पर तफसील के साथ बहस की गई है। इस किताब को तरतीब किसने दी? तो मौलवी अब्दुल हक ने, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने इंशा की किताब दरियाए लताफ़त को मुरतब किया। और ये किताब किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो सआदत अली ख़ान की फरमाइश पर इंशाअल्लाह खां इंशा ने दरियाए लताफ़त लिखी थी। दरियाए लताफ़त की तसनीफ़ में इनके साथ यानी कि इंशा के साथ मिर्ज़ा मोहम्मद कतील भी थे, यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद कतील भी साथ में थे इंशाअल्लाह खां इंशा के, जब उन्होंने दरियाए लताफ़त लिखी थी। देखिए, दरियाए लताफ़त के अलावा लताइफ़ुस सआदत भी एक इंशाअल्लाह खां इंशा की नसरी तसनीफ़ है। ठीक है, इस किताब में इंशा ने नवाब सआदत अली ख़ान के उन लताइफ़ को जो उनके साथ रहते हुए सामने आए थे जमा किया है। ठीक है, चूँकि सआदत अली ख़ान के ये मसाहिब थे, इसलिए जो लतीफ़े सआदत अली ख़ान ने उनको सुनाए थे उनको इन्होंने एक किताबी सूरत में जमा किया था, जिसका नाम इन्होंने रखा था लताइफ़ुस सआदत। इसके अलावा सिल्के गौहर, ठीक है, ये सिल्क होगा, सिल्के गौहर, ये इनकी बहुत ही अहम किताब है। ये मुख्तसर दास्तान है, 26 सफ़हात पर मुश्तमिल है और ये सनत गैर मनकूता में है, यानी इस नसरी दास्तान में कोई भी हर्फ नुक्ता वाला नहीं है। तो सिल्के गौहर ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी, जो आगे आपको बताया जाएगा। तुर्की रोज़नामचा भी इन्होंने लिखा था, जो कि इनकी नसरी किताब है। रानी केतकी की कहानी आप जानते हैं, इसके बारे में अभी तफसील से बताया जाएगा। ठीक है, रानी केतकी की कहानी के अलावा कुछ इनकी मसनवियाँ भी हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह खां की मसनवियाँ अगर आप लोग देखें तो मसनवी शेरो ब्रिंज है। ठीक है, मसनवी बे नुक्ते तुर्की अशार वगैरह, मसनवी शिकारनामा अहम है, मसनवी दर हिजवे ज़ंबूर, दर हिजवे खटमल और दर हिजवे मगस इनकी अहम मसनवियाँ हैं। शिकायतनामा ये अक्सर पूछी जाती है, मसनवी किसकी है? शिकायतनामा मसनवी इंशाअल्लाह खां इंशा की है। मसनवी फ़ील, मसनवी हिजवे ज्ञानचंद साहूकार, ठीक है, ये सब इनकी अहम मसनवियाँ हैं जो कि आपको दिख रही हैं। मुर्गनामा भी इनकी अहम मसनवी आपको याद रखना है। तो ये सब इनकी कुछ अहम जो शेरी तसानीफ़ थी मैंने आपको दिखा दी। इसको आप सभी लोग ख़ुद PDF डाउनलोड करके पढ़िएगा। अब बात करते हैं रानी केतकी की कहानी की। रानी केतकी की कहानी जो है ये उर्दू की मुख्तसर तरीन तबाज़ाद नसरी दास्तान है।
यह दास्तान इन्होंने नवाब साहबजादा हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पर फ़ारसी और अरबी के अल्फाज के इस्तेमाल के बग़ैर 1803 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है, इंशा ने लिखा है इस कहानी के बारे में कि ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का मेल है न पुट। यानी कि इन्होंने कहा, इंशाअल्लाह खां इंशा ने रानी कैद की कहानी के बारे में लिखा कि ये वह कहानी है जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का न मेल है न पुट। यानी कि इसमें सिर्फ हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, फ़ारसी, अरबी या फिर संस्कृत के अल्फाज रानी कैद की कहानी में इस्तेमाल नहीं हुए हैं। कहा जाता है कि मौलवी अब्दुल हक ने 1933 में इसे पहली बार किताबी सूरत में शाये कराया था और ये खालिस हिंदी ज़बान में लिखी गई दास्तान है। इसमें हिंदू मुआशरे की अक्कासी की गई है। ठीक है, तो रानी केतकी के बारे में आपने जान लिया, रानी केतकी की कहानी के बारे में। अब मैं आपको रानी केतकी की कहानी का खुलासा बताऊंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बीच से खुलासे से या फिर बीच कहानी से किरदारों के नाम, किरदारों के काम या फिर जगह के नाम वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। आखिर में मैं कुछ सवाल कराऊंगा, इस खुलासे को अगर आप लोग ध्यान से सुने रहेंगे तो वो सवाल आप खुद से कर लेंगे। एक राजा था जिसका नाम था सूरजभान। सूरजभान का एक लौता बेटा था, बेटे का क्या नाम था? उदयभान। और यही जो उदयभान है, कुंवर उदयभान, ये रानी केतकी की कहानी जो दास्तान है उसका हीरो है। तो सूरजभान का इकलौता बेटा कुंवर उदयभान हीरो एक दिन घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ शिकार की गरज से निकला। रास्ते में उसे एक हिरनी नज़र आई और ये उसी का पीछा करते हुए अपने घोड़े को दौड़ाने लगा। यानी कि कुंवर उदयभान हिरनी के पीछे दौड़ने लगा। हिरनी का पीछा करते करते शाम हो गई और कुंवर उदयभान अपने साथियों से जुदा हो गया, अलग हो गया। भूख प्यास से परेशान कुंवर उदयभान इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूर पर एक आम का बगीचा नज़र आया। ठीक है, जब वो करीब पहुंचा तो देखा लड़कियों का एक झुंड झूला झूल रहा है। कुंवर को देखकर तमाम लड़कियों में घबराहट हुई और वो चिल्लाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर रानी केतकी जो कि हीरोइन है, रानी केतकी भी उनके साथ जो थी वो मुतवज्जह हुई कि आखिर क्या बात है, सब लोग शोर कर रहे हैं। पहली मुलाकात में जैसे ही रानी केतकी ने कुंवर उदयभान को देखा, पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। लव एट फर्स्ट साइट हो गया। मगर बनावटी नाराज़गी का इजहार करते हुए रानी ने कुंवर उदयभान को चले जाने का हुक्म दिया। कुंवर उदयभान ने बहुत मिन्नत समाजत की और वहाँ शबबाशी यानी कि रात गुजारने की इजाज़त मांगी। रानी ने बेरुखी का इजहार किया, यानी कि ये नाटक हो रहा है, बेरुखी का, झूठ मूठ की बेरुखी का इजहार हो रहा है। रानी ने बेरुखी का इजहार करते हुए अपने सहेलियों से मुखातब होकर गोया हुई, बोली कि इसे कह दो जहाँ जी चाहे पड़ा रहे और जो कुछ खाने पीने को मांगे इसे दे दिया जाए। इजाज़त पाकर कुंवर उदयभान एक तरफ अपना बिस्तर लगाया, मगर रानी के ख्याल ने उसकी आँखों से नींद को उचक लिया था। यानी कि वो रानी केतकी की कहानी में रानी केतकी की याद में इतना खोया हुआ था कि उसे रात भर नींद नहीं आए। अब आग जो है वो दोनों तरफ लगी हुई थी। इधर बाग में कुंवर उदयभान को नींद नहीं आई, उधर रानी केतकी जो थी वो महल में परेशान थी। रानी केतकी के दिल की कैफियत भी ऐसी ही थी, मुख्तलिफ नहीं थी, वो भी इसकी याद में खोई हुई थी। रानी ने अपनी सहेली मदनबान, ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है रानी केतकी की कहानी का, रानी केतकी ने अपनी सहेली मदनबान से इस कैफियत का इजहार किया कि मुझे कुंवर उदयभान से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। मदनबान ने रानी केतकी का तारुफ
कुंवर उदयभान से कराई, यानी कि दोनों को मिलवाया। मामूली शनासाई के बाद रानी ने कुंवर से कहा कि अपने बारे में कुछ बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। कुंवर ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसके बाद दोनों ने अपनी अंगूठी का तबादला कर लिया, यानी कि जो रिंग है, अंगूठी है, वो एक्सचेंज हो गई। सुबह केतकी अपनी सहेलियों के साथ महल लौट गई और कुंवर उदय अपने घर लौट आया। ठीक है। अब जब कुंवर उदयभान अपने घर लौट आया तो क्या हुआ, केतकी से जुदा होकर कुंवर उदयभान की हालत, ठीक है, और परेशान हो गई। खाना पीना वो तर्क करके हमेशा उदास और रंजीदा रहने लगा। कुंवर की इस हालत की खबर जब उसके बाप, अब यहाँ पे कुंवर उदयभान का बाप कौन है, सूरजभान को पहुँची तो उसने कुंवर से सबब दरियाफ्त करने की कोशिश की। बार बार इजहार करने पर उसे लिख कर बताने पर वो राज़ी हुआ। ठीक है। और एक कागज़ पे सब कुछ लिख दिया। अहवाल से बाखबर होकर सूरजभान ने केतकी के वालिदैन को शादी का पैगाम भिजवाया। अब केतकी के वालिदैन कौन हैं, तो केतकी के बाप का नाम है जगत प्रकाश और माँ का नाम है कामलता। आगे बताया जाएगा, मैं फ़िलहाल बता दे रहा हूँ। केतकी के वालिदैन को शादी का पैगाम भिजवाया, लेकिन केतकी के वालिद जगत प्रकाश ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि हमारा और उनका कोई जोड़ नहीं, वो हमारी बराबरी के लायक नहीं। और सिर्फ इनकार ही नहीं किया, बल्कि जिस कासिद को भेजा था, ठीक है, उसको भी, सूरजभान के कासिद को भी जगत प्रकाश ने गिरफ्तार कर लिया। ये तो भाई अनर्थ हो गया। ठीक है, आपने मना किया, ठीक है, आपने जिसको भेजा था राजदूत को, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। जब यह खबर सूरजभान तक पहुंची तो उसने फौरन जगत प्रकाश के मुल्क पर चढ़ाई कर दी। एक खुरेज जंग हुई करीब ताकि जगत प्रकाश को शिकस्त हो जाए। तभी केतकी के बाप ने केतकी अपने बाप की मुआवनत के लिए गुरु महेंद्र गिर को बुलाती है। अब यहाँ पे महेंद्र गिर जो गुरु है उसको बुलाया जाता है। ठीक है, ये जगत प्रकाश का गुरु है जिसके 9 लाख अतीत हैं, जो कि महेंद्र गिर के 9 लाख अतीत हैं और ये कैलाश पर्वत पे रहता है। ठीक है, तो जब उसको बुलाया जाता है तो क्या होता है, महेंद्र गिर जादू की मदद से सूरजभान, कुंवर उदयभान और लक्ष्मीबान और उनके लश्कर को हिरन की शक्ल में तब्दील कर देता है। सूरजभान के लश्कर को बुरी तरह से शिकस्त होती है। महेंद्र गिर रवाना होते वक्त केतकी के बाप जगत प्रकाश को एक भभूत देता है, एक राग देता है, जिसकी खासियत ये होती है कि उसको आंखों पर लगाने वालों की नज़रों, वो आंखों पे जो लगा लेगा वो लोगों की नज़रों से ओझल हो जाएगा, लेकिन वो सबको देख सकता है, उसे कोई नहीं देख सकता। ठीक है, तो इधर कुंवर उदय की जुदाई में केतकी हमेशा रंजीदा और मलूल रहती है। एक दिन वो आंखों में भभूत लगाकर कुंवर को तलाश करने जंगल की तरफ निकल जाती है। केतकी की गुमशुदगी की खबर पाकर उसका बाप बहुत परेशान होता है। केतकी का बाप यानी कि जगत प्रकाश की परेशानी को देखकर मदनबान, जो कि उसकी सहेली है, केतकी को तलाश करने निकलती है और तलाश कर लेती है। केतकी की इस हरकत से डर कर जगत प्रकाश और महेंद्र गिर और राजा इंदर, एक राजा इंदर भी किरदार आता है जो कि महेंद्र गिर का दोस्त होता है, राजा इंदर की मदद तलब करता है ताकि कुंवर उदय और उसके माँ बाप की तलाश किया जाए। महेंद्र गिर दोबारा जादू की मदद से उनको तलाश करके इंसानी शक्ल में वापस लाता है। कुंवर उदयभान की शादी केतकी से कर दी जाती है और इस तरह से ये किस्सा तमाम हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि खुलासा क्या है रानी केतकी की कहानी का। अब मैं कुछ इसकी खुसूसियात बता देता हूँ दास्तान रानी की केतकी कहानी के। तो इंसान ने इस दास्तान में खालिस हिंदुस्तानी ज़बान का इस्तेमाल किया है, जैसा कि उनका दावा है कि ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का न मेल है न पुट।
तो ये स्टेटमेंट काफ़ी पूछा जाता है। यहाँ पे चंद सतरें मुलाहजा हो जो कि इंशा ने लिखी है, ठीक है। सर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ उस बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया, और मैं वो बात कर दिखाया जिसका भेद किसी ने न पाया। मिट्टी के बासन को इतनी सकत कहाँ जो अपने कुम्हार के करतब कुछ ताड़ सके। इस सर झुकाने के साथ ही दिन रात जीता हूँ और अपने उस दाता के भेजे हुए प्यारे को, जिसके लिए यूँ कहा जाए जो तू न होता तो मैं कुछ न बनाता। तो ये जो मैंने अभी इबारत पढ़ी, ये आपसे पूछा जाए किस दास्तान की है, तो आपका जवाब होगा रानी केतकी की कहानी की, ठीक है। रानी केतकी की कहानी शायद उर्दू ज़बान की पहली ऐसी दास्तान है जिसमें मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी ज़बान का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे मैं आपको किरदारों के नाम एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। रानी केतकी ये उदयभान की माशूका है, इस किस्से की हीरोइन है, ठीक है। कुंवर उदयभान ये सूरजभान का बेटा है जिसकी शादी रानी केतकी से हो जाती है, ठीक है। सूरजभान ये राजा है और ये उदयभान का बाप है। लक्ष्मीबान ये सूरजभान की बीवी और कुंवर उदयभान की माँ है। जगत प्रकाश ये केतकी का बाप है और रानी कामलता जगत प्रकाश की बीवी और रानी केतकी की माँ है। मदनबान ये सबसे फ़आल किरदार है, ठीक है, रानी केतकी की सहेली है। मदनबान रानी केतकी की हमराज सहेली है। वो इस दास्तान का बाअमल, बाहिम्मत और सबसे जानदार किरदार है। उसके बाद महेंद्र गिर जगत प्रकाश का गुरु है, जो जादू की मदद से कुंवर उदय और उसके लश्कर को हिरन की शक्ल में तब्दील कर देता है। महेंद्र गिर जोगी के 9 लाख अतीत हैं और ये कैलाश पहाड़ पर रहता है, कैलाश पर्वत पे रहता है। फूलकली ये एक मालिन है, याद रखिएगा। फूलकली एक मालिन है जिसने शहजादे को उस खत को पंखुड़ी में लपेट कर दिया था। शहजादी का खत था, शहजादे को दिया था जिसमें भागने का पैगाम था। तो फूलकली एक मालिन है। कैलाश एक पहाड़ी का नाम है जहाँ महेंद्र गिर रहता था, ठीक है। अमरावत हाथी है, ठीक है, राजा इंदर के हाथी का नाम है और राजा इंदर जो है ये महेंद्र गिर का दोस्त है। अब चलिए हम फजली से मुताल्लिक कुछ अहम सवालात देखते हैं, ठीक है। चलिए, पहला सवाल आपके सामने है, करबल कथा किस किताब का आज़ाद तर्जुमा है? क्या वो करबला का, देह मजलिस का, रौज़तुश्शुहदा का या फिर गुले मगफ़िरत का? तो रौज़तुश्शुहदा जो मुल्ला वाहिद हुसैन कासफ़ी की किताब थी फ़ारसी में, उसका तर्जुमा है करबल कथा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हैदर बख्श हैदरी ने करबल कथा के माखज़ का किस नाम से तर्जुमा किया? करबल कथा का माखज़ जो है वो कौन है? वो रौज़तुश्शुहदा है। रौज़तुश्शुहदा का हैदर बख्श हैदरी ने तर्जुमा किया, किस नाम से किया? तो गुले मगफ़िरत के नाम से किया। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। करबल कथा को नज़र में रखकर प्रेमचंद ने कौन सा ड्रामा लिखा? देखिए, प्रेमचंद ने जो 3 ड्रामे लिखे उसमें संग्राम, करबला ये सब है। तो ये जो करबला ड्रामा लिखा था, करबल कथा को पेश नज़र रख के ही मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। करबल कथा किस शहर में लिखी गई? तो अभी मैंने आपको बताया था कि बारगाह कदम शरीफ यानी कि दिल्ली में लिखी गई। तो करबल कथा दिल्ली में लिखी गई, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। करबल कथा फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने किस सन में लिखी? क्या 1733 में लिखी, 1734 में, 1735 में या फिर चौथा ऑप्शन 1749 में? तो फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने करबल कथा 1732-33 में लिखी,
यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल ये रहा, करबल कथा के दिबाचे में किसका जिक्र आता है? फजल अली फजली ने करबल कथा के दिबाचे में किसका जिक्र किया? शरफ अली ख़ान, इन्हीं की फरमाइश पे लिखी थी तो इन्हीं का जिक्र किया रहा होगा। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। करीमुद्दीन ने करबल कथा का नाम क्या बताया है जो गलत है? तो करीमुद्दीन ने करबल कथा का नाम बताया है दह मजलिस, ठीक है, दह मजलिस बताया है जो कि गलत है, ठीक है। दह मजलिस स्प्रिंगर ने और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी इसका नाम बताया, लेकिन फजली ने अपनी इस दास्तान का नाम करबल कथा लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दह मजलिस आपका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि करबल कथा कितनी मजलिसों में तकसीम की गई है? 8, 10, 11 या फिर 12? तो करबल कथा में टोटल 12 मजलिसें हैं, ठीक है। कितनी मजलिसें हैं करबल कथा में? 12। क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा जा रहा है, करबल कथा की 7वीं मजलिस का उन्वान क्या है? मैंने सभी मजलिसों के उन्वान आपको बारी बारी से इसीलिए बताए क्योंकि पूछा जाता है छठी का, 5वीं छठी का और 7वीं का अक्सर पूछ लिया जाता है। तो 7वीं मजलिस का जो उन्वान है वो अहवाले दश्ते करबला है, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। करबल कथा फजली ने किसकी फरमाइश पे लिखी? तो शरफ अली ख़ान की फरमाइश पे लिखी थी। नवाब शरफ अली ख़ान की फरमाइश पे 1732-33 में मोहम्मद शाह बादशाह के ज़माने में दिल्ली में करबल कथा लिखी गई। फजल अली फजली से मुताल्लिक अहम सवालात हल करने के बाद चलिए अब इंशा से मुताल्लिक कुछ सवालात हल करते हैं। पहला सवाल है कि इंशा कहाँ पैदा हुए? तो मुर्शिदाबाद में इंशा अल्लाह खां इंशा की पैदाइश हुई थी। कब? 1752 ईस्वी में, और 1817 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। कहाँ? लखनऊ में। अगला सवाल है कि इंशा की अदबी चश्मक किससे थी? तो मुसहफ़ी से इंशा की अदबी चश्मक थी। मुसहफ़ी के अलावा जुरात से भी इनकी अदबी चश्मक थी। उर्दू के किस दास्तान में विदेशी लफ्ज़ों से परहेज़ किया गया है? या फिर किस दास्तान के खालिक ने यह दावा किया है कि उसकी कहानी ऐसी कहानी है जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का मेल है न पुट? तो ऐसा कहा है इंशा अल्लाह खां इंशा ने अपनी दास्तान रानी केतकी की कहानी के बारे में। तो ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। दरियाए लताफ़त की खूबी क्या है? इसमें पहली बार उर्दू ज़बान के कवायद और उसूल बयान किए गए हैं, यानी कि दरियाए लताफ़त उर्दू कवायद की पहली किताब है। अगला सवाल है कि मदन बान किस दास्तान का किरदार है? तो रानी केतकी की कहानी का किरदार है। मदन बान कौन होती है? रानी केतकी की सहेली होती है, और ये सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक किरदार है इस दास्तान का। गैर मनकूता नस्र में कौन सा किस्सा लिखा गया है? तो सिल्के गौहर लिखा गया है। अगला सवाल, यहाँ पे एक कौल है कि अपनी बातों से नवाब को ऐसा गर्विदा कर लिया कि उनकी नाक का बाल बन गए। एहतशाम हुसैन ने ये बात किस शायर के लिए कही? तो इंशाअल्लाह इंशा के लिए कही। तो हमने फजली की करबल कथा और इंशा की रानी केतकी की कहानी दोनों के बारे में तफसील से पढ़ लिया, सवालात भी हल कर लिए। उम्मीद है ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।